हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी डेरिवेटिव का फिजिक्स में क्या रोल है। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब था, लास्ट लेक्चर हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस लेक्चर में तीन एस्पेक्ट जो है एंटी डेरिवेटिव का, जो फिजिक्स में बहुत यूज में आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इंटीग्रेशन का। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले याद करो, इंटीग्रेशन में ये तुम सीखे थे, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड। ये क्या कहलाता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है? इंटीग्रेट करने के बाद जो मिला, एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रैंड, एंड सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या बदलता है? लेट अस कंसिडर दैट। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम खुद कंपेयर करो, पिछला जो केस था और इसमें क्या नया कुछ दिख रहा है, ये बताओ। ये तो पहले भी था, ये था ही, इंटीग्रेशन साइन था ही। तो तुम रियलाइज करोगे कि एक ए और दूसरा बी, यही डिफरेंट है जो तुम जानते हो उससे। इस ए को जो नीचे की तरफ लिखते हैं साइन में, कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पढ़ते हैं इसको? लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और ऊपर जो लिखते हैं वो क्या है? अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ना फिजिक्स में ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बहुत क्रूशियल हो जाता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है बहुत सारे न्यूमेरिकल में। तो वो डिटेल वहां हम लोग डिस्कस करेंगे जब फिजिक्स में इस डेफिनेट इंटीग्रल को के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अभी क्या अंतर समझ में आया? इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये लिमिट नहीं होता है। कौन कौन सा लिमिट? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। बाकी सब कुछ सेम है। ये इंटीग्रैंड है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम कहाँ से कहाँ? ए टू बी। When you find value of integral, you have evaluated the integral. हम लोग एक, अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, जो आगे कुछ एग्जाम्पल से तुम समझ पाओगे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो इंटीग्रल इवैल्यूएट हो गया। ठीक है? तो क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रल? जिसमें लिमिट्स नहीं होता है। और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। एक को कहते हैं लोअर लिमिट, दूसरे को कहते हैं अपर लिमिट। अब अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तुम जानते हो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या चेंज करना होता है, क्या बदलेगा, कुछ एग्जाम्पल से वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सपोज एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। तो पहला काम तुम ये करोगे, इसको लिमिट को हटा दो। ये तो तुम इंटीग्रेट करना जानते हो। एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? ये एक्स का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में साथ में हम लोग लिखते थे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये अब लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस इंटीग्रल को आई मीन इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रैंड को, तो ये मिला एक्स स्क्वायर बाई 2। देन क्या करना है तुमको? एक ऐसा ब्रैकेट ले लोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसा लिख देंगे। और इसके बाद ये तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे अपर लिमिट पे, तो वो क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पे 2 स्क्वायर बाई 2। और इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 8 हो गया माइनस 2 इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू हुआ इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? एक दूसरे एग्जाम्पल से हम कोशिश करते हैं उसको फिर से इलस्ट्रेट करने का। मान लो 3 to 4 एक्स क्यूब डी एक्स, ये तुमको इवेलुएट करना है। तो इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल ऐसा लिखते हैं। ये तो पता है कितना आएगा, बताओ? एक्स टू द पावर 4 बाई 4। नाउ अब लिमिट ले लो, यहां टेक लिमिट्स।
इसके बाद ये एक फंक्शन है एक्स का, तो लिमिट तो क्या करना होता है, जो लिमिट दिया हुआ है लोअर और अपर लिमिट, तो तुम पहले उस फंक्शन का वैल्यू निकालोगे अपर लिमिट पे। तो अपर लिमिट क्या है, x इक्वल टू कितना है, 4। तो x की जगह 4 पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 3, मतलब x किसके बराबर, 3 के, 3 to the power 4/4। अब तो बेसिक अरिथमेटिक है, तुम इससे इवेलुएट कर सकते हो। तो क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो इंटीग्रेट करके फंक्शन मिला, उसका वैल्यू कहाँ कहाँ, लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे। जैसे नेक्स्ट, ये खुद कोशिश करो, क्वेश्चन है 0 to 2 2t - 3 dt। पहले क्या करें, इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, डेफिनेट इंटीग्रल जैसा वैसा लिख लेते हैं, ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, -3 times dt। क्या आएगा इंटीग्रल बताओ, ये 2 भी कांस्टेंट है, तो 2 × t²/2, तो ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, -3t। तो इंटीग्रल आ गया t² - 3t। नाउ लिमिट्स 0 to 2, ये पूरा ब्रैकेट में जो टर्म है तुम्हारा फंक्शन है t का। तो अब अपर लिमिट पे उस फंक्शन का वैल्यू, तो 2² - 3 × 2 होगा, t जहां जहां है वहां 2 पुट कर दो, फिर माइनस करना होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट। तो t तो 0 है, 0² - 3 × 0। तो ये लोअर लिमिट पे फंक्शन 0 आ रहा है, तो क्या बच गया, 4 - 6 = -2। तो इस तरह से तुम डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट कर सकते हो। जैसे एक आध और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है 0 to 2 3x² + x - 5 dx। पहले क्या करोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह ट्रीट करो, तो इंटीग्रल क्या आएगा, x³ हो गया फर्स्ट टर्म, कैसे हुआ, क्लियर है, x² का इंटीग्रल क्या होगा, x³/3, 3 कैंसिल हो गया, प्लस x²/2 - 5x। ये चेक कर लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिमिट, तो अपर लिमिट, x का वैल्यू 2, 2³ प्लस 2²/2 माइनस 5 × 2, पूरे को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस लोअर लिमिट x0 0, तीनों में x है, तीनों टर्म 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा, 2q is 8 प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा नोट कर लो, कुछ रूल्स है सेटिस्फाइड बाय डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहला है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट p, अपर लिमिट a f(x, dx), और यहाँ लिमिट को तुम इंटरचेंज कर दिए, b to a था, ये a to b हो गया, और क्या साइन आ गया, माइनस। तो ये फिजिक्स में बहुत यूज में आएगा। यह है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट तुम इंटरचेंज करोगे तो क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन। दूसरा, जीरो विथ इंटरवल, मतलब अपर और लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों अगर सेम है, तो ये इंटीग्रल हमेशा वैल्यू कितना आएगा, 0। कांस्टेंट मल्टीपल के f(x, dx), के यहाँ कांस्टेंट है, तो जैसा हर एक केस में तुम किए हो, डेरिवेटिव में भी और इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी, इस के को क्या करेंगे, इंटीग्रल साइन के बाहर। तो ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। नेक्स्ट, सम एंड डिफरेंस देख लो, ये जानते हो इनडेफिनेट इंटीग्रल से लिमिट वही रहेगा, ब्रैकेट रिमूव कर दिए, a to b f(x, dx) प्लस माइनस a to b gx dx। एंड एडिटिविटी, यहाँ देखो लिमिट a to b है, फंक्शन f(x, dx) है, प्लस लिमिट अब कहाँ से कहाँ हो गया, b to c, a to b देन b to c, सेम फंक्शन है, सेम इंटीग्रैंड है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a to c
एफ एक्स डी एक्स। तो पांचवा जो प्रॉपर्टी है ये भी हम लोग फिजिक्स में काफ़ी यूज़ करेंगे। तो जब तुम ऐसा क्यों करना होता है वो अभी तुरंत नहीं डिस्कस करके विल डिस्कस अबाउट व्हाई वी नीड टू चेंज दिस लिमिट, वो फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में बताएंगे। बट ये ध्यान रखना, तो ये पांच जो रूल्स है satisfied by definite integrals या properties of definite integral, ये हमेशा तुमको ध्यान में रखना है। अब कपल ऑफ क्वेश्चन बना के देखते हैं इस रूल पे बेस्ड। ये क्वेश्चन है, सपोज एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल एंड एफ एक्स डी एक्स लिमिट 1 to 2 इक्वल टू -4 है, ये दिया हुआ है। एफ एक्स डी एक्स 1 से 5, ये वैल्यू 6 आता है, और 1 से 5 जी एक्स डी एक्स 8 है। सो दिस इज गिवन। यूज द रूल्स इन दिस टेबल। इस टेबल में जो रूल गिवन है उसको यूज करके इसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट इसको तो कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, लिमिट सेम है, तो ये जीरो विड्थ है यानी, तो ये कितना आएगा 0। नेक्स्ट है 5 to 1 जी एक्स डी एक्स, ये क्या है 1 to 5 है, तो लिमिट तुम क्या कर रहे हो इंटरचेंज, लिमिट इंटरचेंज करते हो तो व्हाट साइन यू गेट माइनस, तो यहाँ क्या आंसर लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू -8। डन। नेक्स्ट 1 to 2 3 एफ एक्स, तो कौन सा रूल, कांस्टेंट मल्टीपल, तो 3 इंटीग्रल साइन के बाहर 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, ये बचेगा ना। तो ये कितने के बराबर गिवन है -4, तो क्या आंसर हो जाएगा सी का। तो पार्ट सी 3 इंटू -4 इक्वल टू -12। वैसे ही डी में बताओ 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स, ये है 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये कितने के बराबर है 1 to 5, तो हम लोग जानते हैं, तो क्या करें 1 to 2 भी जानते हैं, इंटीग्रल 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, इंटीग्रल 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रल कितने के बराबर है, गिवन है 6 के, और 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर है, दिस इज इक्वल टू -4, तो 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू -4 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये 10 के बराबर है यानी, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज की है बताओ, नंबर 5 एडिटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई 1 to 5 एफ एक्स, तो ऐसा करते हैं ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स माइनस 1 to 5 जी एक्स डी एक्स, दोनों दिया हुआ है। 1 to 5 एफ एक्स कितना है 6, और जी एक्स कितना है उसी लिमिट में 8, तो इक्वल टू -2, और एफ में क्या आंसर होगा, तुम डायरेक्टली भी चाहो तो बता सकते हो, 4 टाइम्स हो गया ना एफ एक्स, तो 4 इंटू 6 -8, तो ये कितना आएगा 24 -8 इज इक्वल टू 16। चेक कर लो कैसे लिखें। On your screen you find few equations. For example, x equal to 4, ax square plus bx plus c equal to 0. तो ऐसा इक्वेशन तुम डील किए हो, यू नो हाउ टू सॉल्व देन इन अर्लियर क्लासेस। बट जो नेक्स्ट है dy by dx equal to 2, these are also equations. In this case you have d2y by dx square equal to a, d2y by dx square plus dy by dx is constant. So these are also equations, but what is the difference? These जो अर्लियर इक्वेशन है या जो अब तक तुम इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हो, दे आर सिंपली अलजेब्राइक इक्वेशंस। नाउ ये जो सेट है इक्वेशंस का,
यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव, या इस केस में दोनों है, सेकेंड भी और फर्स्ट भी. These type of equations are known as differential equation. तो फिजिक्स में you will come across differential equation also, और काइनेमैटिक्स में भी इसको यूज़ करना होगा. तो वन शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज अलजेब्राइक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं दैट यू नो. तो व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व इट. तो सिंपली पुट, एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव इज डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत रिगरस डेफिनेशन में हम लोग नहीं जाएंगे फिजिक्स में, केवल ये बाय जस्ट लुकिंग एट एनी इक्वेशन तुम डिसाइड कर सकते हो यानी कि वो अलजेब्राइक इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा. तो एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मल अगर डेफिनेशन चाहते हो तो कुछ ऐसा हो सकता है, राइट इट डाउन. So the differential equation is an equation that involves the derivative or differential of an unknown function. But ज़्यादा आसान क्या है, equation which involves what, derivative is your differential equation. एक और term use करते हैं, order of differential equation. So order of differential equation is order of highest derivative that occurs in equation. So for example, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर, दिस ऑल्सो इज फर्स्ट ऑर्डर. यहाँ सेकेंड ऑर्डर, दिस ऑल्सो इज सेकेंड ऑर्डर. इन दिस यू हैव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज वेल एज फर्स्ट, बट हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड. सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फिजिक्स में यू विल कम अक्रॉस फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. केवल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए. सो हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें भी देयर आर मल्टीपल मेथड्स. केवल तुम एक आध मेथड जानते हो वो मोर देन सफिशिएंट होगा पूरे फिजिक्स के लिए, और काइनेमैटिक्स के लिए तो होगा ही होगा यूजफुल. सो लेट अस डिस्कस हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. So the method we will discuss is known as method of separation of variables. तो बहुत क्लियर है कि दो वेरिएबल होना चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन में. ओनली देन यू विल बी एबल टू सेपरेट देम बिकॉज यू हैव टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म 1 by hy dy by dx is gx. h is function of y and g is function of x, and of course this should not be equal to 0. तो यू हैव टू वेरिएबल्स. क्या क्या वेरिएबल है देख लो, y है और x है. तो व्हाट वी डू इज राइट सेपरेटिंग वेरिएबल. सो फर्स्ट वी सेपरेट वेरिएबल. सो सेपरेटिंग variables, can we write like this, dy divided by hy is equal to gx dx, and then integrating both side, integral dy hy is equal to integral gx dx. So another important point is, एक तो ये तुम इस दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर लोगे. कैसा इंटीग्रल है, इनडेफिनिट. तो क्या इन्वॉल्व होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑन left hand side, constant of integration on right hand side. So you will get two constant of integration, or constant minus constant is another constant. So only one constant of integration. So solution will be y equal to some function of x plus constant. Let me write it here, x sort of fx plus c. इस c का होना must है, and this type of solution is known as general solution of differential equation. So if you have first order differential equation, in general solution you must have one constant of integration. ये ध्यान रखना, और फिजिक्स में ये कभी छूटना नहीं चाहिए. Again I am repeating, if differential equation is of first order, it must contain one constant of integration, that is its general solution. And if you find value of constant of integration, if you find value of constant of integration using, in maths we use word boundary condition, in physics we use word initial condition.
condition. So if you use initial condition of problem to find value of constant of integration, then that is known as particular solution. Particular solution. So you have two solutions, general solution and particular solution. कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व करके देखते हैं. 2-3-4 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो शायद यू विल रियलाइज़ कि बहुत ही आसान है ये मेथड. डिस्कशन से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. सो क्वेश्चन 1, डी वाई बाई डी एक्स इज एम इज़ अ कॉन्स्टेंट. तो पहले ये चेक करो कि हाउ मेनी वेरिएबल यू हैव. वाई एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, एम तो कॉन्स्टेंट है. सो start by writing separating variable. I am writing equation directly. So dy by dx is equal to m dx. Integrating both side, तो integral dy is equal to m तो constant है, integral dx. Integrating dy, what you will get, y equal to mx. ये correct नहीं होगा, plus क्या होना चाहिए, constant of integration. This is your general solution. Second question number 2, सेपरेटिंग वेरिएबल, तो dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स. बट उसके पहले ये देख लो हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव, ओनली 2, y एंड x. देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, x dx, y इक्वल टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन. थर्ड, हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव इन इक्वेशन 3, y एंड t. सो सेपरेटिंग वेरिएबल y dy इज इक्वल टू t dt. Integrating both side, तो y dy equal to integral t dt. This gives you y square by 2 equal to t square by 2 plus constant. This becomes general solution. तो बहुत ही सिंपल है लॉजिक, बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो इफ़ यू नो बेसिक इंटीग्रल रूल्स. फाइन, बट ओनली कंडीशन इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, और दूसरा हाउ मेनी वेरिएबल्स शुड बी देयर, ओनली 2. What happens if you have more than 2 variable? तो जब वो फिजिक्स में वैसा केस आएगा, आई विल डिस्कस अबाउट इट. पहले केवल ये सिंपल केस तुम सीख लो. नेक्स्ट, dy by d theta equal to sin theta. So again, separating variable, dy is equal to sin theta d theta. Integrating both side, dy equal to integral sin theta d theta. So y is equal to minus cos theta plus constant of integration. And number 5, again you have 2 variables. So separating variable, dy is equal to alpha x square dx. Integrating both side, alpha is a constant, so y equal to alpha x cube by 3 plus constant. This is how you solve first order differential equation. और काइनेमैटिक्स से कुछ डेरिवेशन में वी विल यूज दिस फैक्ट. अगेन ये सारा कैसा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इनिशियल कंडीशन. फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में वो इनिशियल कंडीशन गिवन होगा जहाँ से तुम c का पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हो, और वो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन. So in physics we are more interested in particular solution. Particular solution means what? Value of constant of integration. Value of constant of integration कैसे decide करते हैं, initial condition से. maths में क्या word use करते हैं, boundary condition. Next let us discuss geometrical interpretation of integral. तो इसको slightly different way में discuss करते हैं. पहले 2-3 integral है, इसको evaluate करना है. Limit of integration given है, so you have different integral. Question number 1, s2 is constant, so we can write 2 times integral dx. dx is equal to x, and of course limit of integration is from 0 to 4 equal to 2 into 4 minus 0 equal to 2 into 4, that is equal to 8. Let us do one thing. Let me first draw y and x axis. तुम भी कॉपी में ड्रॉ कर लो, and try to plot y equal to 2. So y equal to 2 is a straight line, y equal to 2, so show y equal to 2. Next, consider point 0 and 4 on x axis. So this is 0, 4 is somewhere here. And finally, shade this region. ये कौन सा region है जो shaded है between curve and x axis. The shape of shaded region or shaded region is a rectangle. If I ask you
how much is area of this rectangle? What will you say? ये length 2 है, this length is 4, so obviously area is 8 unit, I'm very sorry, area is 8, और इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या आया था? 8. Let us इंस्टेड ऑफ कंक्लूडिंग एनीथिंग कुछ और एक्सप्लोर करते हैं. नेक्स्ट इंटीग्रल उसको इवेलुएट करके देखते हैं. सो सेकेंड इंटीग्रल 2 इज कांस्टेंट, सो इट इज इंटीग्रल ऑफ x dx. लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4. फिर से सिंपल सा इंटीग्रल है. x dx का इंटीग्रल क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 4, 2 टाइम्स अपर लिमिट, तो 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू 4 square by 2 equal to 16. Next, draw x and y axis, x axis and y axis. Y equal to 2x is equation of straight line passing through origin. So draw that straight line passing through origin. And then take points 0 and 4 on x axis. So if point ऐसा मार्क कर लो और इस एरिया को फिर से शेड कर दो. ये एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस. बेस तो दिख रहा है, एंड इंटू हाइट. हाउ मच इज दिस हाइट? ये जो पॉइंट है, इफ आई आस्क यू हाउ मच इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यू विल से ऑब्वियसली 4. वी नीड टू फाइंड वाई कोऑर्डिनेट. वाई एंड एक्स रिलेटेड है या नहीं? वाई इक्वल टू कितना है? 2x. सो इफ x इज इक्वल टू 4, हाउ मच इज y इक्वल टू 8. So what will be area of this triangle? Half into 4 into 8 is equal to 16. और इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या था? 16. सो एक रिलेशनशिप तो समझ में आना चाहिए. किससे रिलेटेड हो सकता है इंटीग्रल? एरिया से. एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, देन वी विल कंक्लूड समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x plus 4, so you have two term, 2 times integral x dx plus 4 constant है integral dx 0 to 3 0 to 3 equal to 2 x square by 2 0 to 3 plus 4 x 0 to 3, take limits, 2 3 square by 2 minus 0 square by 2 plus 4 into 3 minus 0, simplify 2 into 9 by 2, 0 square तो 0 है, plus 4 into 3 is equal to 9 plus 12 equal to 21. Next, try to plot this equation y equal to 2x plus 4. So y axis and x axis, y is equal to 2x plus 4 is the equation of a straight line. I will discuss कैसे plot करते हैं straight line, लेकिन एक काम करो, take x equal to 0, तो if x is equal to 0, how much is y equal to? y is equal to 4. y is equal to 4. तो एक ये point mark कर लेते हैं. Next take y equal to 0. If you take y equal to 0, how much is x equal to? minus 2. Suppose minus 2 is somewhere here, and this is 4. Join कर दो इस दो पॉइंट को like this, so you get straight line. ये plot कर लिए. Now in limit of integration was from 0 to 3, so mark कर लो 0, ये तो origin है, 3 is somewhere here, तो 0 to 3 shade this. How much is area of this shaded region? Can you find that out? क्या shape है इसका? Trapezium. How you can find area of trapezium? Half into sum of parallel side into distance between them. तो distance between parallel side is simply 3 or not? ये दिख रहा है यहाँ distance 3 है. Sum of parallel side, तो एक side तो 4 है, plus what about other side? तो other side के लिए this point, you know x coordinate, how much is x coordinate? 3. Same logic, y coordinate we can find using this relationship, 2x plus 4. So if x is 3, y is 10 or not? So y coordinate will be 10. So other side is 10. 14 by 2 into 3 equal to 7 into 3 equal to 21. This is very interesting. Area is equal to value of integral. So what can we conclude?
integral is related to area. Let us elaborate on that. So there seems to be a relationship between area and integral, but this raises many questions, because area means you need to have a shape, geometrical shape. It must have two dimension. The curves which we are considering, they are one dimensional. So how we can associate area with it? So point is, whenever we calculated area, you found that x and y axis was there. So let me draw x axis and y axis and any arbitrary curve. This curve has no area, but if I shade a region between this curve and x axis, say from x equal to a to x equal to b, this represents area or not? So when you say area, area means what? Area between curve and x-axis in this case. But why not y-axis? Because if I take that area, that is area between curve and y-axis, I will get something different. So this can also be area. तो now अब एक क्वेश्चन ये बचता है कि area between what and what, curve and which axis. So suppose if I write integral 2 dx, what is variable of integration in this? Obviously x. So we will interpret this as integral means area between curve and x-axis. If suppose I have to integrate 2y plus 3 dy, I will interpret this as area between curve and, tell me what axis, what is variable of integration? This y. So area between curve and y axis. So let us conclude, what is geometrical meaning of integral? It is area between curve and axis. Which axis? Variable of integration. That is axis which has variable of integration. Along axis where you have represented variable of integration. So geometrically, first derivative is slope of tangent and integral is area between curve and axis. कौन सा axis? जो axis किसको represent कर रहा है? Variable of integration.